इसमें क्या किया था? हाँ, और फंक्शनल ग्रुप किए थे ना। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा वो है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। बच्चे नाम में इस बात पर विशेष ध्यान देके अटेंशन रखिए, कार्बन के यौगिक है और कार्बन के यौगिक ज्यादातर, सभी नहीं पर ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन रिएक्शंस को हम करेंगे। ये रिएक्शंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है आज दहन। दहन होता है जलना। जैसे आपने अगर गैस ऑन करी, स्टोव ऑन करा, कैंडल जलाई तो वो दहन है। कागज जलाया, दहन है। तो कोई भी तत्व जल रहा है उसमें कार्बन और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ये दोनों मिलेंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऊष्मा निकलेगी और साथ में रोशनी माना प्रकाश बनेगा। ये इसकी पहचान है। दहन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी कार्बन का तत्व जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलेगा तो वो निर्मित करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश। ये इसका गुणधर्म है दहन अभिक्रिया का। दूसरा, कोई, ये तो सिर्फ कार्बन था, अगर हाइड्रोकार्बन माना ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ये भी जब जलेगा तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन मिलेगा तभी वायु ठीक से जल पाती है। तो ऑक्सीजन की सहायता से जब ये जलेगा, दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश तो रहेगा ही, क्योंकि कार्बन की जगह वो हाइड्रोकार्बन है तो वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एक और चीज बनेगी, वो है जल, नमी। कभी कभी लकड़ी जलती है, आप उसमें नमी भी देखते होंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उत्पाद में अभिक्रिया के बाद गैस जो धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश, ये चीजें बनती है। और भी तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर हम ले लें C2H6, इसमें दहन करें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना, अब हाइड्रोजन और कार्बन कितने भी बढ़ जाए, बात हमने समझनी कि हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर भी उस रिएक्शन में भी उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश। ये थी दहन अभिक्रिया। ठीक है, आगे दूसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास तत्व है, जैसे कि यहाँ पर एल्कोहल है, इसको कहते हैं इथेनॉल, 2 कार्बन और OH ग्रुप है तो इसको कहेंगे इथेनॉल। और कल करवाया था ना, तो 2 कार्बन के लिए इथ और OH के लिए और, इथेनॉल। इथेनॉल को अगर आपको ऑक्सीजन देना है या कोई भी तत्व में आपको ऑक्सीजन ऐड करना है तो ऑक्सीजन मिल जाए उसके अंदर, इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ जाए, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन निकलकर एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए। और एक ऑक्सीजन जुड़ना माना 2 लाइन होती है उसके अंदर। ऑक्सीजन कभी भी आता -2 है, इसमें 2 लाइन लेकर के चलता है। तो ऑक्सीजन में आपको जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रकार का ये तत्व यूज करना पड़ता है, सॉल्यूशन। 2 तरीके के होते हैं। अगर क्षारीय लोग तो पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 कहते हैं, और गर्माहट देनी पड़ेगी माना की ऊष्मा। ये करोगे तब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये जो हम तत्व ले रहे हैं, ये सॉल्यूशन जो ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन देता है। ये अभिक्रिया करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन देगा, माना इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इस तरह, और ऐड होने के बाद जो बनेगा वो उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन की जगह क्या आ चुका है, एक ऑक्सीजन। आई बात समझ? या तो क्षारीय लेना है तो पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 कहते हैं। अगर आपको अम्लीय लेना है तो पोटाशियम डाइक्रोमेट, जिसको K2Cr2O7 कहते हैं। ये लो या ये लो, दोनों में से कोई एक चीज लोगे तो आपको एक ऑक्सीजन ऐड होकर के मिल जाएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए उन्हें कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये जो सॉल्यूशन आपने लिए पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट,
ये ऐसे तत्व जो ऑक्सीजन दे रहे हैं इनको कहेंगे ऑक्सीकारक। पूरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जो डाला गया है वो है ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन देगा। ठीक है, अगली रिएक्शन है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और ज्यादातर इसका प्रयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बनाने के लिए किया जाता है। इसमें द्विआबंध त्रिआबंध होता है, उनको असंतृप्त कहते हैं। इसमें कार्बन से कार्बन के बीच में एक लाइन हो, एक आबंध हो, उसको संतृप्त कहते हैं। संकलन अभिक्रिया का प्रयोग तब करते हैं जब कार्बन से कार्बन के बीच में दो आबंध हो और उसको एकल में परिवर्तन करना। इसके लिए क्या करते हैं, कैसे होगा, निकिल या फिर पैलेडियम, ये रिएक्शन नहीं करेंगे इसके साथ। जैसे ये रिएक्शन करके ऑक्सीजन दे रहे थे ना, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, पर इसकी उपस्थिति में इसमें से हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर इनकी उपस्थिति, ये इसीलिए इनको कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट इंग्लिश में। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को पूर्ण कराना जो चाहिए, हमें चाहिए हाइड्रोजन। और भी उत्प्रेरक अलग अलग प्रकार के आप आयन स्टडी में पढ़ेंगे, पर कभी भी असंतृप्त को संतृप्त में बदलना हो, माना कि हाइड्रोजन बढ़ेगा, उसके लिए आपको संकलन अभिक्रिया करनी होगी। इसमें निकिल या फिर पैलेडियम उत्प्रेरक का प्रयोग करने पर ही असंतृप्त संतृप्त बनता है। यहाँ पर देखो ये हट गया है और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और बीच की जो आबंध था एक सॉरी हटा नहीं, ये आप चेक तो दोनों चल रही है, पर ये बॉन्ड जो हटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन वहां पर ऐड हो। तो असंतृप्त को संतृप्त में परिवर्तन करने के लिए निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे तो वो हाइड्रोजन ऐड हो जाए। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब है लास्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्थापन से आप समझ ही रहे हैं, स्थान बदली होगा, विस्थापन नहीं है, स्थापन है, प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन कौन से संतृप्त, अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा, एकल आबंध, और भी कोई हो जिसमें एकल आबंध, मैंने तो मीथेन का एग्जाम्पल लिया है जिसमें एकल आबंध बन रहा हो, दुई नहीं। असंतृप्त के लिए ये था, लेकिन संतृप्त की अभिक्रिया करना सरल नहीं है, यह अभिक्रिया नहीं करते जल्दी से, तो ऐसी सिचुएशन में इनको प्रोडक्टिव बना सके तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अति आवश्यक है, तभी अभिक्रिया हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो इस अभिक्रिया को करने के लिए फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन प्रतिस्थापित होकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और दूसरा ये हाइड्रोजन जो यहाँ से कम हुआ है उसके साथ क्लोरीन के साथ जुड़कर अम्ल बना जाएगा। इसे कहते हैं प्रतिस्थापित अभिक्रिया। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, संकलन अभिक्रिया का प्रयोग वनस्पति घी में किया जाता है, जो डालडा पहले चला करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वनस्पति पेड़ पौधों से जो घी बनता है ना, वो असंतृप्त होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। और जो पशुओं से मिलता है देशी घी या कोई भी पशु से तेल आदि मिलता है, मछली का भी तेल होता है, तो इन ऑयलों को अवॉइड करना चाहिए। और ये इजीली डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसमें पूड़ियाँ तलना, पकवान तलना ज़्यादातर वनस्पति तेलों में किया जाता है, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सरसों का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, रिफाइन से भी अच्छा होता है, ऐसे वो भी वनस्पति है, पर सरसों बहुत बढ़िया है हेल्थ के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ, तो वनस्पति घी में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई जो जलते हैं ना, जब जैसे हम दहन में कर रहे थे, दहन में क्या होता है बच्चे, जो संतृप्त होते हैं जिसमें एकल आबंध होते हैं, वो स्वच्छ ज्वाला देते हैं, नीली और हरी ज्वाला देते हैं जलने पर, जैसे गैस वगैरह। और अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पूरी तरीके से, क्योंकि इसीलिए उसमें छेद होते हैं, स्टोव पे उसमें देखे होंगे आपने चूल्हे में, तो अगर उनमें आपको ऑक्सीजन जाने के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पीली पीली रोशनी देंगे ज्वाला, जिससे बर्तन काला हो जाएगा। इसका मतलब वो वेस्ट हो रहा है गैस, इसमें भी क्लीनिंग करवानी चाहिए।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था, पेपर में आते जो मैंने बाद में आपको कुछ बताया, वनस्पति की ज्वाला स्वच्छ निकलती है, कैसे ऑक्सीजन निकलती है, पेपर में आता है। बाकी नेक्स्ट